Hey guys, welcome to our channel. I hope you all are doing well. So in today's video, we are going to discuss a very important topic for NEET 2023, that is population interaction. ये चीज जो आपका टॉपिक है ना, ये क्लास 12th के अंदर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में दिया हुआ है और हर साल यहाँ से कोई ना एक क्वेश्चन जरूर आता है. ठीक है. सो पॉपुलेशन इंटरैक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसको जरूर करके जाना है सबको. अंडरस्टूड. तो चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो पॉपुलेशन इंटरैक्शंस हैं वो क्या होती हैं, वो किस किस टाइप की हो सकती हैं. ठीक है. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है नेचर में जो अलोन रह सके, अकेला रह सके. उसको किसी ना किसी की नीड होती है. ठीक है. जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स बिना विदाउट एनिमल दे कैन नॉट सर्वाइव, बिकॉज अगर उनको एनिमल्स नहीं मिलेंगे, इंसेक्ट नहीं मिलेंगे तो उनकी पॉलिनेशन नहीं होगी, है ना. सिमिलरली एनिमल्स अगर अकेले हैं उनको प्लांट्स की जरूरत होती है. सो कोई भी ऐसा स्पीशी नहीं है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है अर्थ पे जो कि अलोन रह सके, आइसोलेशन में रह सके. सबको किसी ना किसी की जरूरत होती है इन वन वे और अदर. अंडरस्टूड. सो यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में लिखा है नो ऑर्गेनिज्म इन नेचर, animal, plants and microbes can live in isolation but interacts in various ways to form a biological community. हर कोई किसी ना किसी से इंटरैक्ट करता है और एक कम्युनिटी बना लेता है. ठीक है. जैसे प्लांट्स अगर इंसेक्ट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, इंसेक्ट्स किसी माइक्रोब्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो ये पूरी एक ना कम्युनिटी बन जाती है. ठीक है. दीज इंटरैक्शंस, ये जो इंटरैक्शंस हैं, दे कैन बी बेनिफिशियल. इसमें ये हो सकता है कि बोथ द पार्टनर्स आर गेटिंग बेनिफिटेड, तो वो बेनिफिशियल इंटरैक्शन होगी. डेट्रीमेंटल भी हो सकती है. डेट्रीमेंटल मींस वन पर्सन और वन पार्टनर इज गेटिंग बेनिफिट एंड अदर इज गेटिंग व्हाट, उसका नुकसान हो रहा है. ठीक है. एंड ये न्यूट्रल भी हो सकती है. न्यूट्रल के लिए हम सिंबल यूज करते हैं जीरो, डेट्रीमेंटल के लिए माइनस, एंड फॉर बेनिफिशियल प्लस हम सिंबल यूज करते हैं. ठीक है. न्यूट्रल इंटरैक्शन मींस टू पार्टनर आर लिविंग टुगेदर, दे आर इन द इंटरैक्शन विद ईच अदर एंड नन ऑफ देम इज गेटिंग बेनिफिटेड और मतलब हार्म. दोनों को फायदा है. अगर फायदा दोनों को है, नहीं तो नहीं है. ठीक है. समझ रहे हैं. इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेडेशन की. बहुत सारे टाइप्स की पॉपुलेशन इंटरैक्शन हमें डिस्कस करनी है. द वेरी फर्स्ट वन इज प्रेडेशन. प्रेडेशन में बेटा क्या होता है, एक प्रेडेटर होता है और एक प्रे होता है. प्रेडेटर एंड प्रे. प्रेडेटर इज दैट ऑर्गेनिज्म विच विल ईट प्रे, और प्रे जो है इट इज अ फूड ऑफ प्रेडेटर, ये बोल सकते हो आप. ठीक है. सो प्रेडेटर एक्ट्स एज कंडक्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल. जो प्रेडेटर है उसका रोल क्या है इकोसिस्टम में, कि वो प्रे को खाएगा. प्रे को खाएगा तो क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा ना, फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म. तो ये एनर्जी ट्रांसफर करता है. अगर जैसे कि आप देखो कि काऊ किसको खाती है, ग्रास को, तो ग्रास के पास जो भी एनर्जी है वो किसके पास गई, काऊ के पास. काऊ को जो भी एनिमल खाएगा उसके पास उसकी एनर्जी जाएगी. तो ये प्रेडेटर और प्रे की जो रिलेशनशिप है ये क्या कर रही है नेचर में, एनर्जी का ट्रांसफर कर रही है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल. ठीक है. सेकंड है इट विल कीप द प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल. अगर प्रे बहुत ज्यादा है बेटा और प्रेडेटर उन पर एक्ट नहीं करेंगे तो प्रे की पॉपुलेशन बहुत हाई हो जाएगी. समझ रहे हैं. और प्रे की पॉपुलेशन हाई होना मींस ये प्रे भी तो किसी के लिए प्रेडेटर का काम कर रही है, तो उनकी जो प्रे है वो कम हो जाएगी. समझ रहे हो. तो हमें अगर एक इकोसिस्टम में बैलेंस बना के चलना है, हर ऑर्गेनिज्म जो प्रे और प्रेडेटर है वो अगर आप चाहते हो बैलेंस रहे, तो उसके लिए क्या है, प्रे और प्रेडेटर रिलेशनशिप होना जरूरी है. मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाएगा एक लिमिट में, एक मतलब आप बोल सकते हैं ना, बहुत ज्यादा एक्सेसिव भी नहीं, हार्श होना, बहुत ज्यादा लीनियंट भी नहीं होना, वो वाला केस, so that the population will remain balanced. नेक्स्ट है इट इज यूज्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड फॉर पेस्ट कंट्रोल. पेस्ट कंट्रोल के अंदर हम लोग यही तो करते हैं, पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए उनके प्रेडेटर्स हम फील्ड में डाल देते हैं. तो वो क्या करते हैं, प्रे को इस तरह से खाते हैं, पेस्ट को इस तरह से कंज्यूम करते हैं कि उनका नंबर कम भी ना हो और एक मैनेजेबल रेट पर रहे, बहुत ज्यादा बढ़े भी ना, ताकि प्लांट्स को दिक्कत ना हो. ठीक है. नेक्स्ट है मेंटेन स्पीशी डाइवर्सिटी बाय रिड्यूसिंग कॉम्पिटिशन अमंग प्रे. जो प्रेडेटर है वो क्या करते हैं, अपने प्रे को कंज्यूम करेंगे जिससे एक जो पर्टिकुलर प्रे है उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा राइज ना हो, क्योंकि अगर एक कोई प्रे हाई हो गई तो वो बाकी जितने भी प्रेज हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी. तो इस तरह से क्या हो रहा है, प्रेडेटर अगर अवेलेबल होंगे तो वो अपनी अपनी प्रेज को क्या करेंगे, मैनेजेबल रेट पे रखेंगे, जिससे डाइवर्सिटी बनी रहेगी और ऐसा भी नहीं होगा कि कोई एक का नंबर ज्यादा हो रहा है तो वो बाकियों को नुकसान कर रही है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल पिसास्टर फिश एंड 10 स्पीशीज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स. ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जब पिसास्टर फिश को हमने वहां से एलिमिनेट किया तो हमें 10 स्पीशीज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स एक्सटिंक्ट हो गई वहां से. क्यों, क्योंकि पिसास्टर फिश जो था जिसका भी प्रेडेटर था, जब ये प्रेडेटर हटा तो इसकी जो प्रे थी वो बढ़ गई बेटा, उसका नंबर राइज हो गया और वो इन लोगों के लिए क्या काम कर रही थी, एज अ प्रेडेटर की तरह काम कर रही थी.
समझ रहे हैं? जब तक पिसास्टर फिश थी तो उस प्रे का भी जो नंबर था वो बैलेंस था, नॉर्मल रेट पे था। पर जब हमने पिसास्टर फिश को हटा दिया तो उसकी प्रे नंबर में इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से उनके आगे जो प्रेस थे ना वो एक्सटिंक्ट होते गए। समझ रहे हो? तो इसीलिए हर चीज को एक मैनेजेबल और एक बैलेंस्ड फॉर्म में रख के चला जाता है, तभी एक इकोसिस्टम, एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम बनता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए बेटा, जो नेक्स्ट पॉइंट है प्रेडेटर्स के बारे में, कि प्रेडेटर्स इन नेचर आर प्रूडेंट। प्रूडेंट मींस द प्रेडेटर शुड नॉट बी वेरी हार्श, वो बहुत हार्श ना हो। इट शुड बी लाइक कि वो इस तरह से अपनी प्रे को मैनेज करे कि प्रे का नंबर खत्म भी ना हो। ठीक है? तो बहुत ज्यादा लीनियंट भी ना हो ताकि प्रे बढ़ती जा रही है पता चले, और बहुत ज्यादा हार्श भी ना हो कि पता चला प्रे एक्सटिंक्ट ही हो गई। सो प्रूडेंट को जो है ना, मतलब प्रूडेंट का मीनिंग होता है प्रेडेटर को ना एक, मतलब आप बोल सकते हो एक उसको मिडिल फॉर्म में रहना चाहिए, ना बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ना बहुत ज्यादा लो। ठीक है? नेक्स्ट है प्रे स्पीशी इवॉल्व डिफेंसेस। आजकल क्या है ना, प्रे स्पीशीज ने कुछ डिफेंसेस इवॉल्व कर लिए हैं अपने प्रेडेटर से बचने के लिए। व्हाट आर दोज डिफेंसेस? कैमोफ्लेज है होता है किसमें, इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स में, सो दैट उनका प्रेडेटर उनको डिटेक्ट ना कर पाए। एंड मोनार्क बटरफ्लाई जो है ये केमिकल डिफेंस लेती है। ये जो केमिकल डिफेंस है ना, ये केमिकल, ये अपने लार्वल स्टेज में ये अटेन करती है फ्रॉम द प्लांट, जहां पर ये क्या है, मतलब जहां पे एग ले करेगी। ठीक है? तो जहां बटरफ्लाई अपने एग ले करती है ना, वहां पे लार्वल स्टेज में ये प्लांट से ये सारा जो केमिकल है वो लेती है, और इसका बहुत डिसटेस्टफुल होती है। कैसी होती है? डिसटेस्टफुल। तो जब ये, इसमें बिल्कुल अच्छा टेस्ट ही नहीं होगा, तो इसके जो प्रेडेटर है वो इसको खाते नहीं, इसको छोड़ देते हैं। तो इसने एक तरह से अपने आप को बचाने का ही तो मोड बनाया है, ताकि मुझे प्रेडेटर खाए ना। तो वो क्या है, इसने एक केमिकल एक्वायर करी है ड्यूरिंग इट्स लार्वल स्टेज। नेक्स्ट है थॉर्न्स। कैक्टस में, अकेशिया में थॉर्न्स डेवलप होते हैं, सो दैट जो आप बोलो ना ब्राउजिंग एनिमल्स हैं वो इनको ना खाए, वो इनको छोड़ दे। ठीक है? सो ये कुछ मैकेनिज्म्स है जो प्लांट या एनिमल्स अपने अंदर डेवलप करते हैं, सो दैट दे कैन बी इजिली स्किप्ड बाय, और दे कैन बी इजिली, मतलब बच सके किससे, प्रेडेटर से। ठीक है? नेक्स्ट है मेनी प्लांट प्रोड्यूसेस एंड स्टोर केमिकल दैट मेक हर्बीवोर सिक व्हेन दे आर ईटन। फॉर एग्जांपल कैलोट्रोपिस के अंदर बनता है ग्लाइकोसाइड, आगे भी लिखा हुआ है। ग्लाइकोसाइड एक केमिकल होता है, इसको अगर कोई भी कैटल्स, काव या बफेलो खा लेती है तो ये केमिकल उनकी बॉडी में जाकर उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को मतलब नुकसान पहुंचाता है। ठीक है? और वो जो इंडिविजुअल है, वो जो काव है, कैटल है, उस वो खाना खाना बंद कर देती है, मतलब उनकी डाइट एकदम से खत्म हो जाएगी, उनको कुछ भी पसंद नहीं आता, और उनका रिप्रोडक्शन भी रुक जाता है। सो अल्टीमेटली इट विल लीड टू डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर कैटल और एनिमल। तो ये जो केमिकल है, ये कैलोट्रोपिस ने अपने अंदर डेवलप करवाया, क्यों? ताकि उसको कोई कैटल टच ना करे, कोई खाए ना। तो दिस इज ऑल्सो अ मैकेनिज्म टू गेट रिड ऑफ दी प्रेडेटर्स। ठीक है? सेकेंड मोड जो है पॉपुलेशन इंटरेक्शन में, दैट इज कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन में देखो, डार्विन कहते हैं कि इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन जो है, अकॉर्डिंग टू डार्विन, द इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, इंटरस्पेसिफिक मीन्स बिटवीन टू स्पीशीज, इज अ पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, या सिंपल आप एवोल्यूशन भी बोलो, वो कैसे होता है बेटा, जब दो स्पीशीज आपस में इंटरैक्ट कर रही है, कुछ बदलाव आ रहे हैं, है ना, उस वजह से। टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज कैन compete फॉर सेम रिसोर्सेज। कई बार क्या होता है, जो बिल्कुल अनरिलेटेड स्पीशीज है, उनका कुछ लेना देना ही नहीं है, ठीक है, वो भी आपस में क्या कर सकती है, कंपटीशन कर सकती है। एंड नेक्स्ट देखो, द फिटनेस। फिटनेस को हम कैसे शो करते हैं? आर। आर होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज का मतलब है किस ऑर्गेनिज्म में कितना पोटेंशियल है टू इंक्रीज इट्स नंबर, और आप इसको सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन किसका हाई है। जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत अच्छी एबिलिटी होती है अपना नंबर बढ़ाने की, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन अच्छा होता है, उसी की ज्यादा पॉपुलेशन होगी, तो उसका आर इंट्रिंसिक रेट अच्छा होगा। ठीक है? सो आर जो है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वन स्पीशी सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशी। तो जैसे अगर दो स्पीशी हैं ए और बी, इनमें से सुपीरियर है ये, तो इसका आर भी अच्छा है, तभी तो ये सुपीरियर हो पाए हैं, बिकॉज देयर रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, देयर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, सब कुछ अच्छा है। और जो बी स्पीशी है ना, उसमें उतना अच्छा रेट ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है, उसके डाइजेशन, उसकी एब्जॉर्प्शन उतनी अच्छी नहीं है। तो क्या होगा बेटा, एक दो दो स्पीशीज है, इसमें एक क्या होगी, सुपीरियर, दूसरी होगी इंफीरियर, और आप ये बोलोगे कि जो बी है वो क्या करेगा, उसका जो पॉपुलेशन है वो ए के कंपैरिजन में कम होगी। तो यहीं पे यही बोला है कि एक जो स्पीशी की फिटनेस है दूसरी जो स्पीशी के प्रेजेंस में कम हो जाती है, जिसकी कम होगी वो इंफीरियर होगी, और जिसकी ज्यादा है वो सुपीरियर हो जाती है। ठीक है? नेक्स्ट देखो, एक और है कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज का मतलब होता है कि अगर कोई भी अगर आप स्पीशी है, जैसे कि अगर आप उसको, जैसे आपको दो स्पीशीज दे रखी है,
ठीक है, इन दोनों के बीच में कंपटीशन है कि नहीं, अगर आप ये कैसे पता लगा सकते हैं, अगर आपने किसी एक स्पीशी को उस एरिया से निकाल दिया, लेट से ए को हमने वहां से निकाल दिया, जब वो रिलीज हो गई तो कंपटीशन रिलीज हो गया, तो आप देखोगे कि बी वाली जो स्पीशी है उसका नंबर बढ़ जाएगा। पहले वो नंबर क्यों नहीं बढ़ रहा था? सपोज करो दिस वन इज ए, सुपीरियर, सुपीरियर है ए वाली और बी वाली है इंफीरियर। अब हमें अगर देखना है नेचर में इन दोनों के बीच में कंपटीशन है कि नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, जो सुपीरियर वाली है ना उसको एक बार निकाल के देखो। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कॉम्पिटिटिव रिलीज। जब आप उसे रिलीज करोगे ना, तो आप अल्टीमेटली देखोगे जो इंफीरियर थी ना बी, उसकी पॉपुलेशन बढ़ने लग जाएगी। इसका क्या मतलब है कि जो ए थी ना वो उसको कंपटीशन दे रही थी, और जिसकी वजह से वो बी वाली स्पीशी उभर कर नहीं आ पा रही थी, वो अपना नंबर नहीं बढ़ा पा रही थी। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज इंक्रीज ड्रामेटिकली व्हेन द सुपीरियर स्पीशी इज रिमूव्ड। ठीक है, जब हम सुपीरियर स्पीशी को रिमूव करते हैं तो उसके अंदर जितनी भी इंफीरियर स्पीशीज थी उन सबका नंबर बढ़ने लग जाता है, बिकॉज कंपटीशन खत्म हो जाता है। तो इसके बारे में एक एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है बेलानस एंड कैथालमस के बारे में। ठीक है, आपके ये आप एग्जांपल एनसीईआरटी से पढ़ लेना, उसमें बता रखा है कि जब हमने उनको रिलीज किया सुपीरियर वाली को, तो इंफीरियर के नंबर बढ़ने लग गए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, इसी में कंपटीशन के अंदर ही आएगा गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और आपको एक और चीज याद रखनी है, कंपटीशन दोनों स्पीशीज के बीच में हो रहा है ना, तो आपको इंटरैक्शन को लिखना है माइनस माइनस करके। ठीक है, और जो हमने पहले वाला पढ़ा है दैट इज प्रेडेटर या प्रेडेशन, उसमें एक को फायदा है प्रेडेटर को और दूसरे वाले को नुकसान है, तो वो बनेगी प्लस माइनस। ठीक है, इन साइंस का ध्यान आप लोग रखते जाना, ये एनसीईआरटी में भी गिवन है। नेक्स्ट देखो, कंपटीशन में एक और इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है दैट इज गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल से ही आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसका मतलब यही है कि जब आप कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है कि जो सुपीरियर होगी और जो इंफीरियर है, ठीक है, सुपीरियर और इंफीरियर के बीच में जब कंपटीशन होगा तो ऑब्वियसली सुपीरियर विल एलिमिनेट द इंफीरियर वन। ठीक है, जो इंफीरियर होगी वो एलिमिनेट हो जाएगी, बिकॉज सुपीरियर का हर चीज में वो सुपीरियर है, उसका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन हाई है, उसका रिसोर्स यूटिलाइजेशन अच्छा है, उसके पास स्पेस की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। तो जिस भी स्पीशी का नंबर ज्यादा होता है वही सुपीरियर होती है मेजोरिटी ऑफ द केसेस में। ठीक है, और वो इंफीरियर को क्या कर देगी? निकाल देगी। तो उसने इंफीरियर को एक्सक्लूड कर दिया, इसीलिए इस प्रिंसिपल का नाम है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसका एग्जाम्पल है अबिंडेंट टॉर्टोइस जो है एंड गोट्स इन गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, तो जो अबिंडेंट टॉर्टोइस थे ना वो क्या थे, वहां पे पहले मिलते थे, बट उनके बाद जब गोट्स को हमने उसमें इंट्रोड्यूस किया गैलापागोस आइलैंड में, तो उन्होंने अबिंडेंट टॉर्टोइस को वहां से एलिमिनेट करवा दिया। तो ये हो गए इंफीरियर, क्योंकि ये चल नहीं पाते थे। और गोट्स क्या थे, थोड़े से हाइटेड थी, वो चल पाती थी, तो वो ज्यादा बेटर ब्राउजर थे। उन्होंने सारी जो भी वहां पे फूड था वो सारा उन्होंने कंज्यूम कर लिया, और टॉर्टोइस को वो मिल नहीं पाया। तो वही है, जो बेटर होगा, जिसका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसका रिसोर्स यूटिलाइजेशन अच्छा होगा, वही बच पाएगा। ठीक है, तो इस लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंट्रोडक्शन ऑफ गोट इन गैलापागोस आइलैंड लीड्स टू रिमूवल या एक्सक्लूजन ऑफ अबिंडेंट टॉर्टोइस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया। तो यहाँ पे एक्सक्लूजन हुआ है इनका और इंट्रोडक्शन हुआ था गोट्स का। ठीक है, सेकेंड होता है को एक्सटिंक्शन बाय रिसोर्स पार्टीशनिंग। आजकल जो रीसेंट हम साइंटिस्ट जो व्यू देखते हैं उसमें क्या होता है बेटा, पहले के टाइम में ऐसा माना जाता है कि कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन ज्यादा चलता था, मींस जो सुपीरियर था वो इंफीरियर को निकाल देता था, एक्सक्लूड कर देता था। पर आजकल की जो स्पीशीज हैं जो कंपटीशन फेस करती है, दे विल ट्राई टू को एग्जिस्ट, वो साथ में को एग्जिस्ट करना ज्यादा प्रेफर करती है इन कंपैरिजन टू एक्सक्लूजन। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि वो जो दो स्पीशीज है ना, उनमें लेट से वन इज सुपीरियर एंड अनदर वन इज इंफीरियर। तो पहले के टाइम में क्या प्रिंसिपल फॉलो होता था कि जो इंफीरियर होगा वो निकल जाएगा और बचेगा कौन? सिर्फ सुपीरियर। पर आजकल की जो नई नई स्पीशी इवॉल्व होके आ रही है, दे ट्राई टू को एग्जिस्ट बाय रिसोर्स पार्टीशनिंग, मतलब कि वो दोनों ही आपस में रहने की कोशिश करेंगे। दे विल ट्राई टू को एग्जिस्ट का मतलब है साथ में रहने की कोशिश करेंगे। किस तरह से? फूड का पार्टीशन करके या रिसोर्स की पार्टीशनिंग करके। मतलब कि अगर एक बार जैसे फूड अवेलेबल है तो अपना फॉरेजिंग टाइम या पैटर्न बदल लो। एक कुछ टाइम पे कुछ ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं, रात के टाइम पे कुछ और खा रहे हैं, दिन में कोई और खा रहा है। तो इससे क्या होगा बेटा, दोनों तरह की स्पीशीज अर्थ पे रह पाएंगी, एक्सक्लूड कोई नहीं होगा, है ना। कंपटीशन तो है नो डाउट, बट कंपटीशन के साथ साथ उन्होंने एक दूसरे को एक्सक्लूड नहीं किया, उन्होंने साथ में को एग्जिस्ट करने की कोशिश करी। इसमें जैसे कि आप पढ़ोगे 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वार्बलर, ये जो बर्ड्स है ना, इन्होंने इसी तरह के मैकेनिज्म को यूज किया है। और आप डार्विनियन फिंचेस भी देख सकते हो, जो डार्विनियन फिंचेस थी ना, उन्होंने भी तो यही किया था, अपने बीक चेंजेस करे थे बीक के शेप में, जिसकी वजह से क्या हो गया, उनका जो सीड का या फूड का जो पैटर्न था वो बदल गया और वो को एग्जिस्ट कर पाई।
ठीक है। सो आजकल प्रेफर करा जाता है को एग्जिस्टेंस इंस्टेड ऑफ एक्सक्लूजन। तो दोनों के मतलब क्लियर है। ऊपर वाले में गॉस ने क्या बताया था, एक्सक्लूड कर देंगे, और इसमें क्या बताया था, को एक्सटिंक्शन में रिसोर्स पार्टीशनिंग। ठीक है। नेक्स्ट देखो, जो थर्ड मोड है ये है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में होता है प्लस माइनस, मींस एक पैरासाइट होगा और दूसरा होस्ट होगा। तो पैरासाइट विल बी बेनिफिटेड एंड होस्ट विल बी इन हार्म। वो हार्म होगा तो इसलिए प्लस माइनस बोल दिया हमने। फ्री लॉजिंग एंड मील, जो पैरासाइट है उसको क्या फायदे होते हैं, उसको फ्री स्पेस मिल जाती है रहने की, फूड मिल जाता है, खाने की नरिशमेंट मिल जाती है। पैरासाइट्स आर होस्ट स्पेसिफिक। पैरासाइट्स कैसे होते हैं, होस्ट स्पेसिफिक, मींस फंगस के पैरासाइट फंगस में डिजीज कॉज करेंगे, प्लांट वाले प्लांट में, एनिमल वाले एनिमल में। ठीक है। एंड दे ट्राई टू को इवॉल्व, वो साथ साथ इवॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनका होस्ट इवॉल्व कर रहा है, फंगस इवॉल्व कर रहा है, तो उसका जो रिस्पेक्टिव पैरासाइट है वो भी इवॉल्व करने की कोशिश करेगा। उस प्रोसेस को को एवोल्यूशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये होस्ट स्पेसिफिक है। अगर उनका होस्ट बदल गया ना तो फिर उनको कोई नया होस्ट मिल ही नहीं पाएगा, तो उनके सर्वाइवल पे प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है। पैरासिटिक एडेप्टेशंस देखो, पैरासाइट की क्या क्या एडेप्टेशन होती है। विथ टाइम पैरासाइट्स ने क्या क्या अपने अंदर डेवलपमेंट करे हैं सो दैट दे कैन एक्ट एज गुड पैरासाइट। ठीक है। लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन, जो अननेसेसरी सेंस ऑर्गन है जिनका कोई यूज नहीं है वो उन्होंने लॉस कर दिए, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी, उनका रिसोर्स, उनका फूड कंज्यूम हो रहा था, तो उनको जब वो काम ही नहीं दे रहे कुछ सेंस ऑर्गन, तो उन्होंने उनको हटा दिया। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन, विद टाइम उन्होंने एडहेसिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट किया है, ऐसे ऑर्गन जो उनको होस्ट की बॉडी पे अटैचमेंट में हेल्प करेंगे। ठीक है। सो दैट वो होस्ट की बॉडी से इजिली स्टिक हो जाए। और सकर्स भी बोल सकते हो, सकर्स मींस जो उनको सक करने में, नरिशमेंट वगैरह सक करने में हेल्प करेगा। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हाई कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, ये 4 पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अननेसेसरी सेंस ऑर्गन का लॉस करवा देना जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह भी चले गए। डेवलपमेंट ऑफ एडहेसिव पैड सकर्स, जो कि वो बहुत इजीली अटैच हो पाए। एंड हाई रिप्रोडक्शन एबिलिटी, जिसको आप बोल सकते हो, मतलब जितना जल्दी वो रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, उनका रेट बढ़ेगा, उतने ही वो जल्दी होस्ट को कॉलोनाइज कर पाएंगे। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है ह्यूमन लिवर फ्लूक डिपेंड्स ऑन स्नेल एंड फिश टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। आजकल पता है पैरासाइट एक और न्यू मैकेनिज्म डेवलप करते हैं कि इंस्टेड ऑफ वन होस्ट वो अपने 2 होस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। इन केस अगर उनको एक होस्ट अवेलेबल ना हो तो वो दूसरे पे सर्वाइव कर पाए। ठीक है। सो ह्यूमन लिवर फ्लूक इज द एग्जांपल ऑफ वन सच ऑर्गेनिज्म। इसके 2 होस्ट होते हैं, स्नेल्स भी एंड फिश भी, ये दोनों में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। पैरासाइट्स रिड्यूस सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ होस्ट। ये सब एनसीईआरटी की लाइन है बेटा। जो भी मैं आपको वीडियो देती हूँ इस चैनल पे, दे आर कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड वीडियोस, एनसीईआरटी की लाइंस जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। पैरासाइट रिड्यूस करवाते हैं क्या, सर्वाइवल, मतलब किसका, होस्ट का। ये सब होस्ट के बारे में, होस्ट का सर्वाइवल, उसकी ग्रोथ या उसका रिप्रोडक्शन रोक देते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली होस्ट विल बिकम वीक एंड इट विल डाई। मेक देम वीक। ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा है, ये उनको वीक बना देते हैं। नेक्स्ट देखो, पैरासिटिज्म में एक और प्रोसेस है विच इज ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म बेसिकली बर्ड्स के अंदर होता है, सभी में नहीं है। कुकू एंड क्रो। सो ब्रूड पैरासिटिज्म में क्या होता है बेटा, पहली बात तो ये बर्ड्स में ऑब्जर्व होता है, लाइक कुकू एंड क्रो। इनमें जो है ना एग्स ऑफ पैरासिटिक बर्ड, पैरासिटिक बर्ड किसको बोला गया है, कुकू को। कुकू यहाँ पर है पैरासिटिक बर्ड, हैड इवॉल्व टू रिजेंबल द होस्ट एग इन कलर एंड साइज। होस्ट एग है यहाँ, मतलब होस्ट कौन है, क्रो। तो कुकू जो बर्ड है, इट लेज इट एग्स इन दी किसमें, नेस्ट ऑफ क्रो, एंड इट विल लेट क्रो टू इंक्यूबेट देम टू प्रोवाइड, जो भी है उसको इंक्यूबेशन चाहिए, हीट चाहिए, वो उसको प्रोवाइड करने देती है। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, कुक्कू आकर अपने एग्स लेकर रही क्रो के नेस्ट में, क्रो उनका उनको सारा ध्यान रख रही है, इंक्यूबेट कर रही है सब कुछ, और जब वो बाद में बनते हैं तो वो क्या बनते हैं, कुक्कू बन जाते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया ना। तो ये ब्रूड पैरासिटिज्म है जिसमें कि बर्ड्स का इन्वॉल्वमेंट है, और वो बिल्कुल उन्होंने इस तरह से अपने आप को इवॉल्व कर लिया है, कलर में, साइज में, कि पता ही नहीं चलता क्रो की कि ये मेरे एग्स नहीं है, ये तो किसी और के एग्स है। अंडरस्टूड। तो ये भी एक पैरासिटिज्म हो गया। उसके बाद हमारे पास 2 तरह के पैरासाइट्स होते हैं, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट्स वो होते हैं जो आपको कहाँ मिलेंगे, आउटसाइड द होस्ट, और ये कहाँ मिलते हैं, एंडोपैरासाइट, इनसाइड द होस्ट। ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ एंडोपैरासाइट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन। अगर आपसे पूछे किसकी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो एंडो की बोलनी है आपको, बिकॉज वो इनसाइड है ना, तो दे आर गेटिंग इन्वॉल्व इन वेरियस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स। Their morphological and anatomical features are simple but reproductive potential is high. इनका जो मॉर्फोलॉजिकल, ये जो पैरासाइट्स होते हैं सर दिखने में बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान इन द सेंस बहुत ही सिंपल इन स्ट्रक्चर होते हैं। एनाटॉमी इज आल्सो सिंपल, बट इनका जो बिहेवियर है, उनका जो रिप्रोडक्शन है वो काफी मुश्किल होता है। ठीक है। उसके बाद है मलेरिया जो होता है, मलेरिया को हम ना पैरासाइट नहीं बोलते,
ठीक है, नॉट ए पैरासाइट। मलेरिया को कभी भी पैरासाइट नहीं बोलना, बिकॉज मलेरिया कोई भी एक सेकंड के लिए भी होस्ट की बॉडी पे डिपेंडेंट नहीं होता, वहां पे टाइम नहीं बिताता। वो सिर्फ आते हैं और क्या करते हैं, ब्लड सक करते हैं और उड़ जाते हैं। ठीक है, सो क्या वो हमारे बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर टाइम स्पेंड कर रहे हैं? नहीं ना। तो जब तक कोई भी होस्ट के अंदर टाइम स्पेंड नहीं करेगा या होस्ट के ऊपर टाइम स्पेंड नहीं करेगा, उसको हम पैरासाइट नहीं बोलेंगे। सो मलेरिया इज नॉट ए पैरासाइट। ठीक है, मलेरिया को पैरासाइट नहीं बोलना है आपको। नेक्स्ट देखो बेटा, फोर्थ जो इंटरैक्शन है दैट इज कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होता है, वन पार्टनर इज गेटिंग बेनिफिट एंड अनदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। मींस वो कैसा रहेगा, जीरो का मतलब क्या बताया था, न्यूट्रल। इसके एग्जाम्पल है एन ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपीफाइट ऑन मैंगो ब्रांच। एपीफाइट होते हैं दोज प्लांट्स विच लिव और विच ग्रो ऑन अदर प्लांट। ठीक है, जो किसी और प्लांट पे ग्रो करेंगे। सो ऑर्किड जो होता है बेटा, ये मैंगो की ब्रांच पे ग्रो करता है। तो मैंगो को ना तो इससे कोई फायदा है ना ही इससे कोई नुकसान है, तो मैंगो तो हो गया न्यूट्रल, जीरो। पर ऑर्किड को इससे बेनिफिट है ना, उसको सपोर्ट मिल रहा है, उसको एक एरिया मिल रहा है जहां वो अपना मतलब एक्सपैंड कर सकता है। सेकेंड है बार्नेकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ वेल। बार्नेकल्स छोटे छोटे से एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ये वेल के बैक पे ग्रो करते हैं। सो वेल को ना ही इनसे कोई नुकसान है ना ही कोई फायदा, तो वेल इज बेसिकली न्यूट्रल। अगर होंगे तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। बट बार्नेकल्स को एक सेफ प्लेस मिल जाती है रहने के लिए, एक उनका शेल्टर हो जाता है, उनको क्या हो गया, फायदा हो गया प्लस। कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल्स, ये आप बोल सकते हैं। जो कैटल एग्रेट है एंड ग्रेजिंग कैटल्स होती है, ये क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा जब भी कोई गाय या काओ या बफेलो चलते हैं तो उनके पीछे पीछे कुछ बर्ड्स हमेशा चलती है। वो इसीलिए क्योंकि जब वो कैटल चल रही है तो वो सॉइल के अंदर उनके जब लेग्स, उनके जो पैर जा रहे हैं तो उससे मिट्टी बाहर आ रही है, सॉइल बाहर आती है। जब सॉइल बाहर आती है तो उसके साथ बहुत सारे इंसेक्ट्स भी बाहर आते हैं। तो वो जो बर्ड पीछे पीछे चल रही है ना, वो इंसेक्ट्स को कंज्यूम करती है। तो जो ग्रेजिंग कैटल है उनको ना कोई फायदा ना कोई नुकसान, वो तो अपना चल ही रही है नॉर्मल, उनको कोई वो लेना देना नहीं है। पर कैटल एग्रेट का फायदा हो रहा है, उनको इंसेक्ट्स मिल रहे हैं, अदरवाइज वो उनको निकाल ही नहीं सकती थी सॉइल के नीचे से। ठीक है, तो ये कमेंसलिज्म हो गया। नेक्स्ट है सी एनिमल दैट हैज स्टिंगिंग टेंटिकल्स एंड क्लोन फिश दैट लिव्स अमंग देम। तो क्लोन फिश ना, जिसको नीमो फिश बोलते हैं, बहुत छोटी सी होती है और इसको सब खाने वाले हैं, मतलब इसको आप ये बोल सकते हो ओशियन में इसको खाने वाले बहुत सारे ऐसे प्रेडेटर्स होते हैं। तो ये कैसे बचाती है अपने आप को, सी एनिमोन इज सेसाइल, ये मूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये एक ही जगह पे होता है और इसके पास ना बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं। तो उसके अंदर ये क्लोन फिश घूमती रहती है और उसके अंदर अंदर ही घूमती है ताकि इसके प्रेडेटर इसको देख ना पाए, छुप जाती है उसके अंदर। तो क्लोन फिश का तो फायदा हो गया, पर सी एनिमल को ना कोई नुकसान है ना कोई फायदा है, तो इस इंटरैक्शन को हम बोलेंगे कमेंसलिज्म। ठीक है, इसी की बिल्कुल ऑपोजिट है जो फिफ्थ इंटरैक्शन है, यहाँ पे फिफ्थ लिख लेना आप, अमेंसलिज्म, जिसमें इंडिविजुअल का नुकसान होता है एक का और दूसरे का ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। तो वन इज गेटिंग हार्म्ड एंड अनदर वन इज नाइदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड। ठीक है, सो वन स्पीशीज हार्म वेयर एज अदर इज अनअफेक्टेड। इसमें एंटीबायोटिक्स वाला एग्जांपल आ जाएगा, जैसे पेनिसिलियम नोटेटम से सबसे पहली एंटीबायोटिक बनी थी, है ना, पेनिसिलियम नोटेटम साइंटिफिक नेम है ये। इससे बनी थी सबसे पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन विच इज यूज्ड टू किल बैक्टीरिया। तो इस फंगस को तो कोई फायदा नहीं है ना, बैक्टीरिया मर रहे हैं, तो बैक्टीरिया का तो हो रहा है बेटा नुकसान, बैक्टीरिया का तो हो गया माइनस, पर इस फंगस का कोई लेना देना नहीं है, ना इसको कोई फायदा है ना इसको कोई नुकसान, इसमें तो ये केमिकल बन रहा है, उसको हम यूज कर रहे हैं। सो जब भी ऐसा हो, दो ऑर्गेनिजम्स जैसे फंगस से एंटीबायोटिक बनाई और उसने दूसरे को किल किया, सो वन इज गेटिंग हार्म्ड एंड अनदर वन इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। इस इंटरैक्शन को बोलते हैं अमेंसलिज्म। सो कमेंसलिज्म एंड अमेंसलिज्म इज जस्ट ऑपोजिट। कमेंसलिज्म में एक का फायदा हो रहा है दूसरा न्यूट्रल है, इसमें एक का नुकसान हो रहा है और दूसरा न्यूट्रल है। ठीक है, नेक्स्ट इंटरैक्शन है म्यूचुअलिज्म। इसको आप 6 कर लेना क्योंकि हमने बीच में एक और डिस्कस करी है, तो दिस विल बी 6-1। म्यूचुअलिज्म में बोथ द पार्टनर्स आर बेनिफिटेड। ठीक है, म्यूचुअलिज्म को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, प्रोटो कोऑपरेशन। प्रोटो कोऑपरेशन, बट फर्क आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि म्यूचुअलिज्म है ऑब्लिगेटरी, मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ, एंड प्रोटो कोऑपरेशन इज नॉन ऑब्लिगेटरी। ठीक है, प्रोटो कोऑपरेशन में भी आपको प्लस प्लस सिंबल यूज करना है। म्यूचुअलिज्म एंड प्रोटो कोऑपरेशन दोनों सेम है, इनमें बोथ दी पार्टनर्स आर गेटिंग बेनिफिट, बट इसमें फर्क क्या होता है, म्यूचुअलिज्म के अंदर ना ये ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है, मींस बोथ दी पार्टनर्स दे कैन नॉट लिव अलोन, दे कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर, वो दोनों को साथ होना जरूरी है ही है। अगर एक भी पार्टनर मिसिंग
तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जबकि प्रोटो कॉपरेशन में क्या होता है, ये बेनिफिटेड है बिल्कुल, जब भी वो दोनों साथ रहेंगे दोनों को बेनिफिट मिलेगा। बट अगर उनमें से कोई एक पार्टनर हट भी जाता है, एलिमिनेट भी हो जाता है, खत्म भी हो जाता है, तो दूसरा वाला किसी और तरीके से अपने आप को बचा लेगा। ठीक है, सो दिस इज नॉन ऑब्लिगेटरी, मतलब इनमें वो नहीं है कि दे विल एक्सटिंक्ट टुगेदर, वो वाला केस नहीं है। ऑब्लिगेटरी में वो होता है। ठीक है, लाइकेन्स एंड माइकोराइजा इसके एग्जांपल्स है। लाइकेन होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, एंड माइकोराइजा होता है फंजाई विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, ये सबको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि माइकोराइजा होता है रूट्स ऑफ हायर प्लांट और आपके फंगस के बीच में एसोसिएशन। तो ये दोनों म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल है। इसमें अगर फंगल पार्टनर नहीं है तो एल्गी अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, वो भी डेड। और यहाँ पे माइकोराइजा में अगर फंगस अवेलेबल नहीं तो प्लांट भी ग्रो नहीं हो पाएंगे, वो भी डेड। ठीक है, प्लांट एनिमल रिलेशनशिप फॉर पॉलिनेशन। अब जैसे प्लांट और एनिमल रिलेशनशिप है पॉलिनेशन पे, अगर एनिमल्स ही नहीं होंगे तो प्लांट विल नॉट एबल टू पॉलिनेट, पॉलिनेशन नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, और आगे उनकी नई जनरेशन नहीं बन पाएगी। ठीक है, प्लांट ऑफर रिवॉर्ड्स और फीस लाइक, आप ये बोल सकते हैं जो भी है कुछ भी, मतलब बेनिफिट होता है, पॉलन, नेक्टर एंड पॉलिनेटर्स एंड फ्रूट्स फॉर सीड डिस्पर्सल। प्लांट क्या क्या ऑफर करता है, पॉलन ऑफर करता है, प्लांट ऑल्सो ऑफर नेक्टर एज अ रिवॉर्ड टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, एंड पॉलिनेटर्स फिर उसके साथ साथ पॉलिनेशन के साथ साथ आपको आगे सीड डिस्पर्सल में भी हेल्प कर सकते हैं। एंड सेफ गार्ड अगेंस्ट चीटर्स। ठीक है, सेफ गार्ड करता है चीटर्स के अगेंस्ट। मतलब कई बार ऐसा होता है ना, कुछ कुछ इस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आ तो जाते हैं पॉलिनेशन करवाने के लिए, बट वो सिर्फ पॉलिन लेके भाग जाते हैं, वो पॉलिनेशन नहीं करवाते। ठीक है, इट ऑल्सो शो को एवोल्यूशन। को एवोल्यूशन मीन्स एंड वन टू वन रिलेशनशिप लाइक फिग एंड द पार्टनर वेस्प। ये वही है जो मैंने आपको बताया, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप का मतलब है कि कई बार क्या होता है, फिग की जो स्पीशी है उसको कोई और पॉलिनेट कर ही नहीं सकता, फिग अपने फिग वैस्प से ही पॉलिनेट होगी, मतलब ये होना ही चाहिए। नहीं तो फिग वैस्प नहीं है तो फिग भी नहीं है, और फिग नहीं है तो फिग वैस्प नहीं है। दे बोथ को इवॉल्व। को इवॉल्व का मतलब है दोनों साथ में ही इवॉल्व करते हैं। इनमें से एक भी पार्टनर गया तो दूसरा अपने आप ही चला जाएगा। तो अगर इनको रहना है, इनको सर्वाइवल रखना है अपना, तो दे हैव टू को इवॉल्व। ठीक है, इसमें एक और एग्जाम्पल है मेडिटेरियन ऑफायरस का, जिसको हम स्यूडो कॉपुलेशन में पढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑफायरस एम्प्लॉय सेक्सुअल डिसीट टू गेट पॉलिनेशन डन बाय स्पीशी ऑफ बी। तो मतलब, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, जो ऑफायरस प्लांट है ना, उसका वन ऑफ दी पेटल ऑफायरस में फ्लावर जो है वो बिल्कुल रिजेंबल करता है किसको, फीमेल बी को। तो मेल बी जो होती है वो ये सोचता है पेटल को देखकर कि ये फीमेल है, और वो उसके पास आता है पॉलिनेट मतलब रिप्रोडक्शन करने के लिए। पर वो होता क्या है बेटा, जो फ्लावर है ना, फ्लावर में एक पेटल बिल्कुल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल बी को, फीमेल बी को। ठीक है, तो मेल को ऐसा लगता है कि दिस इज फीमेल बी, और जब वो आता है वो तो फूल होता है, फ्लावर होता है, तो उसकी वजह से फ्लावर को क्या फायदा हो जाता है, फ्लावर को पॉलिनेशन हो जाती है, क्योंकि वो फीमेल हम इधर से उधर घूम रहे हैं तो उसकी बॉडी पे पॉलिन अटैच हो रहे हैं और पॉलिन वहां पे फॉल कर रहे हैं। एंड यहाँ पर हमेशा अगर इनको साथ में रिप्रोडक्शन करना है तो इनको इवॉल्व करना पड़ेगा। सपोज करो फीमेल बी ने अपने स्ट्रक्चर में कुछ चेंज कर लिया, पर फ्लावर को वो पता नहीं है, फ्लावर ने अभी तक वो चेंज नहीं किया, और फ्लावर पहले वाला ही पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो मेल को तो पता है ना कि जो मेरी फीमेल है, फीमेल बी है, उसने तो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया है, तो वो उस फूल के पास कभी आएगा ही नहीं। समझ रहे हैं? सो अगर इनको साथ में रहना है, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप रखनी है, सो दे हैव टू को इवॉल्व टुगेदर, साथ में करना ही करना पड़ेगा। और इसको सेक्सुअल डिसीट बोलते हैं, मीन सेक्सुअल धोखा है ये एक तरह से, कि यहाँ पर जो पेटल है वो रिजेंबल कर रहा है फीमेल बी को, और मेल को लग रहा है कि दिस इज फीमेल, इसीलिए वो उसके पास जा रहा है, अदरवाइज उसको वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे मेथड को जब हम जबरदस्ती या इस तरह से चीटिंग करके अगर करवाते हैं, उसको स्यूडो कॉपुलेशन बोलते हैं। स्यूडो कॉपुलेशन मीन्स इट इज नॉट हैपनिंग बाय विल, इट इज हैपनिंग बाय चांस। ठीक है, विल से नहीं हो रहा है, चांस हो रहा है, बाय चांस हो रहा है, इसलिए इसको स्यूडो कॉपुलेशन बोला जाता है। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये सारे इंटरैक्शन हैं आपके सिलेबस के अंदर, जहां पे एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स मैंने इसमें कवर करे हैं। तो ध्यान रखिएगा कौन सी प्लस प्लस है, कौन सी प्लस माइनस है, कौन सी माइनस जीरो है, प्लस जीरो है, और कौन सी माइनस माइनस है। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कोई भी अगर आपको डाउट अभी भी है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।